प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आइए, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी ऑनलाइन क्लास में आज हम पदार्थ मैटर के बारे में जानते हैं। पदार्थ क्या होता है और इनकी जो अवस्थाएं हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पदार्थ क्या है। हमारे ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरती हैं उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। ये हमारे जो पदार्थ है उसकी परिभाषा है। और हम ये देखेंगे कौन कौन से होते हैं पदार्थ, जैसे चौक है, डस्टर है, कोई मिट्टी है, मेज है, कुर्सी है, ये सभी, या फिर जल है, तेल है, सभी पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित पदार्थ हैं। पृथ्वी पर या हमारे जो ब्रह्मांड में जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है वो सभी पदार्थों के अंतर्गत आती हैं, चाहे वो कोई भी हो। और जो पदार्थ हैं वो इनको दो श्रेणियों में बांटा गया है, सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ। सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। वैसे हम पहले की चर्चा कर चुके हैं। सजीव पदार्थ वे पदार्थ जिनमें जान होती है, चल फिर सकते हैं, वंश वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं, श्वसन करते हैं, उन सभी को हम सजीव पदार्थों के अंतर्गत लाते हैं। और जो पदार्थ इन सभी क्रियाओं को नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, प्रजनन नहीं करते, श्वसन नहीं करते, वो निर्जीव पदार्थ होते हैं। तो आज हम निर्जीव पदार्थों का ही अध्ययन करेंगे। निर्जीव पदार्थों का जो अध्ययन है उसमें हम जानते हैं कि जो पदार्थ हैं उनकी अवस्थाएं क्या हैं। तो हमारे परिवेश में जो पदार्थ सामान्य रूप से जो उपस्थित हैं उन्हें हम जनरली 3 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। वैसे हमारे पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो 5 हैं, ठोस, द्रव, गैस, जिसका अध्ययन हम करते आ रहे हैं। और 2 अवस्थाएं और हैं जिसमें एक प्लाज्मा है और एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो सबसे पहले हम धीरे धीरे इनकी अलग अलग ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर जो अणु होते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं सभी पदार्थ विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वो बहुत ही प्रबल होता है, उन्हें हम ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे मेज है, कुर्सी है, चौक है, ये क्या है, ठोस पदार्थ हैं। ये इतने मजबूती से बंधे होते हैं कि हम इनको तोड़ नहीं सकते। यदि तोड़ते हैं तो हमें काफ़ी बल की आवश्यकता होती है। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके बीच जो अणु हैं उनके बीच खाली स्थान भी नहीं होता, क्योंकि वो आपस में अच्छे ढंग से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से हमने ठोस पदार्थ के बारे में जाना। अब हम जानेंगे द्रव। जो द्रव पदार्थ है वो क्या है। तो द्रव पदार्थों के अंतर्गत जो द्रव हैं उनके अंदर उनके जो अणु हैं आपस में जो जुड़े होते हैं, उनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल से कम होता है, यानी उससे क्षीण होता है। तो वो एक दूसरे से बंधे हुए तो होते हैं लेकिन स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहते हैं, इसलिए हम उन्हें द्रव या तरल पदार्थ कहते हैं। लेकिन जो ठोस थे वो उनके अणु जो उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित थे, लेकिन यहाँ पर जो द्रव अवस्था है उसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। जैसे हमने किसी द्रव पदार्थ को किसी गिलास में रखा, गिलास में रख दिया तो वो गिलास का रूप धारण कर लेंगे, कटोरी में रख दिया तो कटोरी का रूप धारण कर लेंगे, या जिसमें रखेंगे उसका रूप धारण कर लेंगे। जो ठोस है वो अपने आकार में ही रहता है, उसका आकार वो बदलता नहीं है। और उनके जो अणु हैं वो आपस में आसानी से तोड़े जा सकते हैं। जैसे पानी की धारा बह रही है, हम उसको हाथ से उसके अंदर से निकाल सकते हैं, लेकिन ठोस पदार्थ उसके अंदर से नहीं निकाल सकते। तो उनके बीच जो पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं होता, इसलिए हम उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। यानी हम उसके 2 भाग आसानी से कर सकते हैं, उसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। गैस अवस्था में जो ठोस के पदार्थ के अणु हैं उनके बीच आकर्षण बल
बिल्कुल कम होता है, बहुत कम होता है, या ये हम कहें कि ना के बराबर होता है। और ये इनका न तो कोई आकार होता है और न कोई आयतन होता है। जैसे मान लीजिएगा हमने कोई एक गैस का सिलेंडर है, या हम कोई अगरबत्ती जलाते हैं तो एक कोण में जलाते हैं, उस कमरे में हम तो कमरे में उसकी सारे कमरे में उसकी खुशबू हमें आएगी, और यदि हम उस कमरे को खोल दें तो बाहर भी चली जाएगी, यानी वही गैस बाहर तक भी जा रही है। तो द्रवित करके हम छोटे से पार्ट में भी उसको कर सकते हैं, यानी वो गैस है उसको बहुत अधिक मात्रा में बहुत दूरी तक ले जाया जा सकता है। तो ठोस, द्रव और गैस, थोड़ा सा एक हम प्रैक्टिकल ठोस द्रव गैस की अवस्थाओं के बारे में सुझा के देखते हैं कि मान लीजिए हम 3 सिरिंज लें जो इंजेक्शन लगाने वाली होती हैं, उसमें हम एक में पानी लेते हैं, एक में ठोस पदार्थ जैसे चौक ले लिया, चौक का बुरादा, तीसरे में हमने कुछ नहीं लिया, यानी उसमें सिर्फ हम हवा भरेंगे। तो हम देखेंगे जो पहली सिरिंज हमने ली है उसको यदि हम संपीड़ित करना चाहें, उसको यदि हम दबाना चाहें, तो उसके पाठ्यांक में बहुत मामूली सा परिवर्तन हमें दिखाई देगा, जो दिखेगा भी नहीं, ना के बराबर। हालांकि हम जब भी किसी पदार्थ पर बल लगाते हैं तो वह उसकी अवस्था को परिवर्तित करने की चेष्टा करता है। यदि ठोस है तो वह परिवर्तित नहीं होती, द्रव या गैस है तो वो परिवर्तित हो जाती है। तो पहली अवस्था में संपीड़न ना के बराबर हुआ। यही यदि हम द्रव के साथ करेंगे तो द्रव में जो उसका पाठ्यांक है उसको हम प्रेस करेंगे सिरिंज को ऊपर से, तो वो कुछ मात्रा में नीचे दब जाएगी, यानी उसका पाठ्यांक कुछ हमें प्राप्त होगा। ऐसे यदि गैस में लेंगे तो गैस को हम और अधिक मात्रा में दबा सकते हैं, यानी उसको बहुत ज़्यादा संपीड़ित कर सकते हैं। तो ऐसे हमने समझा कि जो द्रव हैं उनको और गैसों को और ठोस को द्रवित संपीड़ित नहीं किया जा सकता, द्रवों को कुछ मात्रा में संपीड़ित किया जा सकता है और गैसों को बहुत अधिक मात्रा में संपीड़ित किया जा सकता है। अब हम जानते हैं जो पदार्थ है हमारी उसकी चौथी अवस्था क्या है, वो है प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है वो क्या है, एक गर्म आयनित गैस है, जिसमें जो गर्म आयनित गैस है उसमें धनात्मक और ऋणात्मक आयनों की संख्या बराबर होती है। अब इसके बाद हम जानते हैं जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो पदार्थ की अवस्था क्या है। ब्रह्मांड में जो सभी कण हैं उनको हम 2 श्रेणियों में रख सकते हैं, फर्मियन और बोसोन्स। तो हमारे आसपास जो पदार्थ हैं वो अधिकतर मात्रा में फर्मियंस के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन यदि इन्हीं कई फर्मियंस को एक साथ मिला दिया जाए तो वही हमारे क्या हैं, बोसोन्स का रूप ले लेते हैं। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ की ये 5वीं अवस्था है। इसकी सबसे पहले जो भविष्यवाणी है वो हमारे भारतीय गणितज्ञ रविंद्रनाथ बोस ने की थी 1924-25 में, इसलिए ही इसका नाम उनके नाम पर रख दिया गया है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट ऑफ द मैटर। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में जो बोसोन होता है उसकी तनु गैस को परम शून्य ताप पर ठंडा कर दिया जाता है, तो उस अवस्था जो प्राप्त होती है उसे हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट कहते हैं। तो जो पदार्थ हैं हमारी पृथ्वी पर उपस्थित हैं उन सभी में ज़्यादातर हम जो अधिकांश जो अध्ययन करते हैं वो हमारा 3 ही अवस्थाओं का करते हैं। चौथी और 5वीं अवस्था है वो विशेष अवस्थाएं हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने हमारा जो पदार्थ है उसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। अब एक छोटा सा और हम एक चीज़ बताना चाहूँगा, द्रव और द्रव्य इन दोनों में क्या अंतर होता है। अधिकांश क्या होता है कि विद्यार्थी द्रव और द्रव्य को एक ही मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। द्रव क्या है, एक पदार्थ की अवस्था है, और द्रव्य जो होता है वह पदार्थ की सहती को बोलते हैं, मास, सहती। और एक और हम कहें कि जो द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, तो ये भी अलग अलग हैं। जो द्रव्य है या द्रव्यमान है, सहती है पदार्थ की, वो जो पदार्थ है उसके अंदर जो द्रव्यमान है उसकी मात्रा है, लेकिन जो भार है वह उसका मापांक है। तो जो द्रव्यमान और भार में दोनों में अंतर ये है कि वो उसकी सहती है और वह उसका मापांक है। और ये अलग अलग स्थानों पर जाकर जो द्रव्यमान है वो कभी नहीं बदलता, लेकिन जो द्रव्य है मास है वो पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर वह बदल जाता है। जो हमारा गुरुत्व त्वरण है उसके मान के अनुसार उसमें परिवर्तन आ जाता है। हम देखना चाहेंगे जैसे
चंद्रमा पर कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मान के 1/6 गुना है। यदि कोई एक व्यक्ति पृथ्वी पर जिसका वेट भार 60 किलोग्राम है, उसी व्यक्ति को यदि चंद्रमा पर जाकर भार किया जाए तो वो 10 किलोग्राम का भार उसका आएगा। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि वह दुबला पतला हो जाएगा, अर्थात वह दुबला पतला नहीं होगा, लेकिन उसका जो द्रव्यमान है वो वही रहेगा और भार कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप शायद समझ गए होंगे कि जो द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, भार और जो द्रव्य और द्रव में क्या अंतर है। और इससे संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आगे हम अध्ययन करेंगे। आज हम इतना ही जानते हैं। तो हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें आप जुड़े रहें, समझते रहें, क्योंकि आज की स्थिति ऐसी है कि लॉकडाउन है, इसकी वजह से हम ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं। तो एक बार सभी विद्यार्थियों को आशा करता हूँ समझा होगा, जाना होगा। नमस्कार, धन्यवाद।